गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आज के इस लाइव सेशन में हम आप सबके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आपके सामने थंबनेल आपको दिख रहा होगा जिसमें आप देख पा रहे हो कि यूपी ट्रिपल एससी जेई के पेपर के लिए हम इस नए सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जेई की जो वैकेंसी है उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं और इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस में हम देख पा रहे हैं कि कुछ नए चैप्टर आ रहे हैं जो आप पढ़े थे और या जो नए चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। देखिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें आज का जो टॉपिक होगा ई वॉलेट, एनपीसीआई और बैंकिंग टूल्स। लेक्चर 8 है। आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं और हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप होगा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सिलेबस, आज के इस लेक्चर को, सेशन को। आप देख पा रहे हो कि ये आपका चैनल है बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए हम देख पा रहे हैं आज हमको क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज हमको पढ़ना होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंतर्गत। डिजिटल फाइनेंशियल टूल जो चैप्टर हमारा है, ये नया चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल में आज हम लोग लेक्चर 8 की तरफ चल रहे हैं और ये आज आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि अभी तक मैंने लेक्चर 1 से 7 आपको पढ़ा दिया है। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स पब्लिक हैं और एप्लीकेशंस पर आपके बैचेस लगे हुए हैं। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको लिखना होगा बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी प्ले स्टोर पर और ऐप डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिए। वहां पे आपके यूपी ट्रिपल एससी जेई के बैचेस लगे हुए हैं। आप उन बैच को बाय नाउ करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, लेक्चर 7 तक मैंने आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल बता दिया है। आज आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद फिर आपके दो नए सिलेबस हैं, हम लोग उस पर मूव कर जाएंगे। तो लेक्चर 8 में हम पढ़ने वाले हैं ई वॉलेट, एनपीसीआई और बैंकिंग टूल। बैंकिंग टूल तो हमने बहुत सारे पढ़ाए हैं, पर इस क्लास में जो बैंकिंग टूल होने वाला है, और रुपए क्या होता है, नाच क्या होता है, एपीबीएस क्या होता है, एनएफएस क्या होता है, बीबीपीएस क्या होता है और एनईटीसी क्या होता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले ई वॉलेट। तो आज का जो हेडिंग हम लिखने जा रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हम लिखेंगे ई वॉलेट। चलिए ई वॉलेट, इसके बारे में हम लोग मेंशन करेंगे और इसके बारे में हम लोग क्लास करेंगे। तो आप कॉपी उठा लो और मेरे साथ लिखते हुए चलिए। जहां डाउट होगा आप फिर समझते हुए, पूछते हुए, आप कांटेक्ट नंबर पर, स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर है उस पर बात भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो और बैच रिगार्डिंग हम कैसे पढ़ाई करें उसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक स्टार बना के, इसे इलेक्ट्रॉनिक वैलेट कहते हैं। देखो जहां पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक वैलेट कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक वैलेट कहते हैं। तो यहाँ देखो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है डिवाइस। कौन से डिवाइस? डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस हमारे पास कौन से हैं? तो चाहे हमारे पास मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, ठीक है। तो हम नए लाइन से लिख सकते हैं, यह कंप्यूटर, देखो हमने लिख दिया यह कंप्यूटर और मोबाइल का डिजिटल वॉलेट कहलाता है। देखो डिजिटल वॉलेट होता है या कहलाता है, जो भी आप लिखना चाहें, होता है, ठीक है। जैसे हम एक वॉलेट रखते हैं, पर्स रखते हैं अपने साथ, और इसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करता है, डिजिटल वॉलेट रखता है। मतलब जो हमारा अमाउंट है वो डिजिटल फॉर्म में होगा। दैट्स मीन हम उसको निकाल तो नहीं सकते हैं या निकालने के कुछ कंडीशंस भी होंगे, पर वो रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आइए नया लाइन से लिखेंगे एक स्टार बना के। हर एक पॉइंट आपका प्रश्न है। यह एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है। देखिए हमने लिखा यह एक ऑनलाइन, ये वर्ड कहना बहुत जरूरी है, ऑनलाइन प्रीपेड, यह एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें देखो एक एक वर्ड को आप फोकस करना। ऑनलाइन समझ रहे हो कि इंटरनेट से चलेगा, प्रीपेड का मतलब होगा कि जितना होगा उतना पहले से इसमें होना चाहिए। प्रीपेड का मतलब पूर्वत,
पूर्व में रखना। आप पूर्व में रखोगे तभी इस पे काम होगा, प्रीपेड होगा, मतलब रखना होगा तभी यूज कर पाओगे। पूर्व में रखना, तो यह एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है जिसका यूज हम लिखेंगे, जिसका यूज पैसों को जिसका यूज पैसों को डिजिटल रूप में डिजिटल रूप में स्टोर करने में होता है। स्टोर करने में होता है। स्टोर करने में होता है। नया लाइन से अभी समझा रहे हैं, पहले लिख लो। ई वॉलेट को नीड होने पर कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। ये जो मैं लिख रहा हूं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। अभी आफ्टर क्लास ये आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा, आप चाहोगे तो लिखना नहीं है, वहीं से आप देख के नोट्स बना लेना। अब देखो यहाँ लिखा गया, इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट कहते हैं। यह कंप्यूटर मोबाइल का डिजिटल वॉलेट होता है। यह एक ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट है, मतलब एक ऑनलाइन ही मैनेज होगा। ये ऑनलाइन नेट रहेगा तभी आप इस पर काम कर सकते हो। प्रीपेड है, जितना आप रखोगे उतना यूज करोगे। जिसका यूज पैसों को डिजिटल रूप में स्टोर करने में होता है। हम अपना जो पैसा होता है, जैसे हमारे पर्स में 100 रुपए की नोट है, उसको हम डिजिटल रूप में स्टोर कर लें। अब वो डिजिटल रूप कहाँ होगा? बैंक में जमा होगा। बैंक से ई वॉलेट में पैसा हम डालेंगे और ई वॉलेट में हम पैसा रखेंगे। तो ई वॉलेट की नीड क्या है? इसकी नीड होती है कि भैया हमें कहीं ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करना हो, दैट्स मीन हमें फिजिकल रुपया नहीं देना हो। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम क्या करते हैं? मोबाइल और कंप्यूटर से ई वॉलेट के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ई वॉलेट का हम यूज करते हैं। नए लाइन से हम लिखेंगे, यह एक रियल वॉलेट का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। यह एक रियल, वास्तविक वॉलेट का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका यूज यूजर द्वारा जिसका यूज यूजर द्वारा तुरंत तुरंत सुरक्षित रूप से ट्रांजैक्शन, लेन देन, ट्रांजैक्शन करने के लिए होता है। करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब ये रियल वॉलेट है, मतलब ये वॉलेट हमारा रियल है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं वर्चुअल है। मतलब है तो हमें दिखेगा, मिलेगा, हम इसका यूज कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक रूप है, मतलब ये पैसा आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ही रहेगा, और इसका यूज हम यूजर तुरंत और सुरक्षित रूप से ट्रांजैक्शन में कर सकता है। इससे कोई बहुत खतरा नुकसान हमें नहीं होता, हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम जानना चाहते हैं कि कोई ई वॉलेट का उदाहरण बताइए सर, तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है पेटीएम, हम चलाते हैं पेटीएम। फोन पे भी आप चलाते हैं। गूगल पे, देखिए हम गूगल पे भी चलाते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पेज ऐप, कुछ नाम आप लिख लीजिए, अगर पेपर आपसे पूछता है तो हम बता पाए। पेज ऐप, मूवी क्विक, मूवी क्विक इत्यादि, ये कुछ पॉपुलर नाम है जिसे हम यूज करते हैं। तो आपने देखा ये है पेज ऐप और मूवी क्विक, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप पेटीएम चला रहे हो, फोन पे चला रहे हो, गूगल पे चला रहे हो, तो आप देख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ हमारा पैसा है। अच्छा, उसमें वॉलेट वाला भी एक ऑप्शन होता है।
अगर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। वो वॉलेट जो होता है थोड़ा सा आपके अकाउंट से अलग होता है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई वॉलेट का। तो आइए हेडिंग लिखते हैं एक नई, टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए हमने एक हेडिंग मेंशन किया है, टाइप्स ऑफ ई वॉलेट। टाइप्स ऑफ ई वॉलेट है ना, ये हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। ई वॉलेट चार प्रकार के होते हैं। ई वॉलेट 4 टाइप के होते हैं। ई वॉलेट 4 टाइप के होते हैं। आइए हम उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहला नाम है क्लोज ई वॉलेट, क्लोज्ड ई वॉलेट। अभी एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख पाएंगे। ओपन ई वॉलेट, ओपन ई वॉलेट। तीसरा लिखेंगे सेमी क्लोज ई वॉलेट, सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट। और चौथा लिखेंगे सेमी ओपन ई वॉलेट। अब पेपर में दे देता है कि भाई जरा बताओ कितने प्रकार की वॉलेट होते हैं, या चार ऑप्शन कौन सा ई वॉलेट सही है, कौन सा इलीगल है, कौन सा नहीं होता है, तो आप इससे पहचान लोगे। आइए हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले क्लोज ई वॉलेट, एक एक करके हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले क्लोज ई वॉलेट। देखिए मैंने लिखा क्लोज्ड ई वॉलेट, पहला वाला, इसकी हेडिंग लिखते हैं क्लोज ई वॉलेट। आइए क्लोज ई वॉलेट में हम लोग चलेंगे और इसमें मेंशन करते हैं यह केवल स्पेशल साइट पर यूज होता है। लिखिएगा यह केवल स्पेशल साइट पर ही यूज होता है। इसका मतलब ये सभी जगह नहीं यूज होगा, इसमें बाउंडेशन है कि सब साइट पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। जिसे जिसे अदर साइट पर नहीं यूज कर सकते हैं। जिसे अदर साइट पर, साइट का मतलब यहाँ वेबसाइट, अदर वेबसाइट पर नहीं यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है बाउंडेशन है। जैसे आप देखते होंगे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ मॉल वाले हमको एक कार्ड दे देते हैं, मतलब एक वॉलेट दे देते हैं, या एक हमने देखा होगा कूपन दे देते हैं। तो वो कूपन वही चलेगा, उसी मॉल में चलेगा, उसकी दूसरे मॉल पे नहीं। आप पीवीआर का कूपन लेके आप किसी दूसरे में गए बिग बाजार में तो मना कर देगा कि भाई हम अपने यहाँ एक कूपन नहीं चलाएंगे। तो क्लोजी वॉलेट ऐसे ही है, वो कुछ लिमिटेड इस साइट पर ही चलेगा, अदर साइट पर नहीं चलेगा। जहां बताया जाएगा आप वहीं पे इसे यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे पर्सनल डिजिटल वॉलेट भी कहते हैं। लिख लो इसे, पेपर पूछे तो आप बताना, इसे पर्सनल सॉरी, पर्सनल डिजिटल ई वॉलेट कहते हैं। इसे पर्सनल डिजिटल ई वॉलेट कहते हैं, आप इसे लिख लो। अब दूसरा हम हेडिंग लिखेंगे, नंबर 2 वाला जो था ओपन ई वॉलेट। हेडिंग लिखना ओपन ई वॉलेट। तो हम दोनों में कंपैरिजन कर पाएंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए ओपन ई वॉलेट में चलते हैं, और ओपन ई वॉलेट के अंतर्गत हम मेंशन करते हैं, सबसे पहले एक स्टार बना के हम लिखेंगे इसे बैंकिंग वॉलेट भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे बैंकिंग वॉलेट भी कहते हैं। देखो ये रहा बैंकिंग वॉलेट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसे पर्सनल कहते हैं, इसे बैंकिंग वॉलेट, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि इसे बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसे बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्योंकि इसे बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और यह यूजर के बैंक अकाउंट से
और यह यूजर के बैंक अकाउंट से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट रहता है। नए लाइन से इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा कैश विथड्रॉल भी किया जाता है। इसे, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिक मार लेना। इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा, इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा कैश विथड्रॉल, कैश विथड्रॉल मतलब निकासी, पैसे की निकासी भी किया जा सकता है। देखो ये लाइन हमने लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। विथड्रॉल का मतलब निकासी, हम पैसा भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा दोनों में अंतर है। वो आपका पर्सनल डिजिटल ई वॉलेट था, उसे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहता है कि उसे बैंक अकाउंट से लिंक हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसमें देखो बैंक ही आपको जारी करता, ओपन ई वॉलेट करके देता है और बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और यूजर के बैंक अकाउंट से बैंक इसे कनेक्ट कर देता है। इससे फायदा क्या होगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इससे कर सकते हो, साथ में कैश विड्रॉल भी ले सकते हो। पेपर पूछ लिया कैश विड्रॉल हम किस ई वॉलेट से कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ओपन। किससे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते? क्लोज। वह कौन है जो पर्सनल डिजिटल ई वॉलेट कहलाता है? तो क्लोज ई वॉलेट। वह कौन है जो बैंकिंग वॉलेट कहलाता है? ओपन ई वॉलेट। वह कौन है जिसे बैंक जारी करता है? ओपन ई वॉलेट। वह कौन है जो एक स्पेशल साइट पर ही चलता है और सभी पर नहीं चलता है? तो ये होता है क्लोज ई वॉलेट। तो थोड़ा सा आपको अंतर समझना होगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा। आइए तीसरे वाले पे हम चलते हैं, ज्यादा समय ना देते हुए। थर्ड वाला जो हमारा वॉलेट है, जिसे आपने नाम दिया है सेमी क्लोज ई वॉलेट, हम लिखेंगे सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट। चलिए हेडिंग लिखते हैं सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट। इसके बारे में हम मेंशन करेंगे नए लाइन से। इसे अदर साइट पर यूज कर सकते हैं पर कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। हम लिखेंगे इसे अदर वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ लेना। पूछा गया क्लोज ई वॉलेट और सेमी क्लोज वॉलेट, दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। एक क्लोज पढ़े, क्लोज में आपने क्या पढ़ा था, क्लोज ई वॉलेट में थोड़ा मेंशन करना, ध्यान देना। आपने कहा क्लोज ई वॉलेट में सर हम उसे अदर वेबसाइट पर यूज करते थे, नहीं करते थे, और हम क्या करते थे, स्पेशल वेबसाइट पर यूज करते थे। पर यहाँ पे सेमी में क्या है, देखो इसे अदर वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नए लाइन से इससे कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, इससे कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा क्लोज्ड ई वॉलेट था उसके प्रॉब्लम को ही दूर कर दिया। जो क्लोज ई वॉलेट था उसके प्रॉब्लम को इसने क्या कर दिया, दूर कर दिया। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग फोर्थ वाला। फोर्थ हमारा क्या है, सेमी ओपन ई वॉलेट, सेमी ओपन ई वॉलेट। चलो इसमें लिखते हैं, देखो थोड़ा ध्यान देना। जब हमने ओपन ई वॉलेट बताया था तो उससे बताया था बैंक जारी करता है, बैंक ई वॉलेट कहलाता है। ट्रांजेक्शन भी करते थे, पैसा भी निकालते थे। तो ओपन वॉलेट तो आपने देखा था, ओपन ई वॉलेट। पर सेमी ओपन ई वॉलेट देखो क्या होगा, इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। हम लिखेंगे इसमें कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बाकी यह ओपन ई वॉलेट जैसा होता है, जैसा होता है।
अब चलो, अब थोड़ा सा देखो, मैं एक दो पॉइंट यहाँ से डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पूछा ओपन ई वॉलेट में क्या है, तो ओपन ई वॉलेट अभी आप पढ़े हो, देखो ये रहा ओपन ई वॉलेट। बैंकिंग वॉलेट भी कहते हैं इसे। अच्छा, बैंक के द्वारा जारी होता है, बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। आप इसमें क्या करते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हो, साथ में कैश विथड्रॉल भी कर लेते हो। अच्छा, ओपन ई वॉलेट में आपने कैश विथड्रॉल कर लिया। अगर आपसे पूछा गया सेमी ओपन ई वॉलेट क्या है, तो सेमी ओपन ई वॉलेट में हम बोलेंगे सर ओपन ई वॉलेट के जैसा है ये, पर एक ड्रॉबैक है, हम इसमें कैश विथड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ओपन ई वॉलेट को कंपेयर करो सेमी ओपन ई वॉलेट से, आ गया? कमेंट कर देना। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया सर अगर क्लोज ई वॉलेट की बात कर लें, तो क्लोज ई वॉलेट में आपने कहा था कि वो एक ही साइट पर चलेगा, स्पेशल साइट पर चलेगा, बाकी सब पर नहीं चलेगा। पर अगर हम सेमी क्लोज की बात कर लें, तो सेमी क्लोज में वो प्रॉब्लम दूर हो गई, ये अदर वेबसाइट पर भी चलेगा, पर कैश विड्रॉल नहीं होगा। तो कैश विड्रॉल तीन में नहीं होगा, कौन में? कौन तीन में? सेमी ओपन में, सेमी क्लोज में और क्लोज में, पर विड्रॉल एक जगह होगा, ओपन ई वॉलेट में। तो आई होप एक कंपैरिजन आप समझ सकते हो, देख सकते हो, और है ना, नोट डाउन कर सकते हो। तो चाहे एक नोट करके लिख लो, देखो मैंने नोट करके लिख दिया है। कैश विथड्रॉल, देखिए कैश विथड्रॉल ये पेपर में पूछा जाता है। कैश विथड्रॉल केवल ओपन ई वॉलेट में होता है, ओपन ई वॉलेट में होता है। समझ रहे हैं ना? कुछ एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल तो भी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, पर कुछ और लिख देते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, जो पीछे पढ़े थे वो पढ़े थे, कुछ मैं और लिख दे रहा हूं। जैसे अभी आपने कहा मूवी, देखो मूवी क्विक, मूवी क्विक, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये सब वॉलेट के नाम है। साइट्रस, साइट्रस, याद करना। इट्स कैश, इट्स कैश, याद करना। आईसीआईसीआई पॉकेट, आईसीआईसीआई पॉकेट, एसबीआई बडी, एसबीआई बडी, बी यू डी वाई, बी यू डबल डी वाई होगा, बी यू डबल डी वाई बडी। और एच डी एफ सी, एच डी एफ सी पेजैप, पेजैप। बाकी पीछे जो आप पढ़े हो याद हो। तो देखो मैंने कुछ नाम दे दिए, जैसे मूवी क्विक है, ऑक्सीजन है, साइट्रस है, इट्स कैश है, आईसीआई पॉकेट है, एसबीआई बडी है, एचडीएफसी पेजैप है। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने पुट कर दे रहा हूं, आप देख लो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पुट किया, ई वॉलेट कौन है बताइए, कौन है बताइए। एक क्वेश्चन हमने आपको बना दिया, चार ऑप्शन हमने दे दिया है, ए बी सी डी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन मैंने दे दिया है क्रोम, दूसरा हमने दे दिया अवास्ट, तीसरा हमने दे दिया है एसबीआई बडी, और चौथा हमने दे दिया लाइनेक्स। तो अब आपका आंसर जो यहाँ होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आंसर बता दो, तो आप बताओगे एसबीआई बडी, क्योंकि ये एक ई वॉलेट है। ठीक है, एसबीआई बड़ी एक क्या है, ई वॉलेट है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और आपसे पुटअप कर रहा हूं, देखिए रहा। हमने क्वेश्चन पूछा कैश विथड्रॉल, कैश विथड्रॉल किस वॉलेट में होता है, किस वॉलेट में होता है। इसी तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। हमने ए लिख दिया है, बी लिख दिया है, सी लिख दिया है और डी लिख दिया है। सबसे पहले हमने लिखा है ओपन ई वॉलेट, दूसरा हमने लिखा है क्लोज्ड ई वॉलेट, फिर तीसरा हमने लिखा है सेमी ओपन ई वॉलेट, और चौथा हमने लिखा है सेमी क्लोज्ड ई वॉलेट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपने पढ़ा था सर कैश विड्रॉल जो होता है, पैसे की निकासी, हम केवल और केवल ओपन ई वॉलेट से ही कर पाते हैं।
तो हमारा आंसर यहाँ क्या जाने वाला है भाई, ओपन ई वॉलेट, सही है ना, ए इज राइट ऑप्शन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एनपीसीआई क्या होता है। तो हेडिंग लिखिए एनपीसीआई, थोड़ा सा पीछे पढ़ाए थे पर थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो एनपीसीआई बहुत जरूरी है। अगर आपने देखा होगा आजकल हम स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरते हैं, उस स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी एनपीसीआई खाता मांगता है। एनपीसीआई खाता का मतलब होता है कि अगर वो खाता बैंक के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होगा या एनपीसीआई नहीं होगा, तो आपका है ना स्कॉलरशिप नहीं आएगा, या स्कॉलरशिप में वो एक एरर माना जाएगा और शायद आपकी स्कॉलरशिप को रोक दिया जाएगा। तो एनपीसीआई एक है ना, हम क्या है इसके बारे में देखेंगे कि एनपीसीआई आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और एनपीसीआई होता क्या है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने पीछे आपको बताया भी है, आप इसे जानते भी हो। तो एनपीसीआई का पूरा नाम लिख लीजिए, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हम लिख लेते हैं, लो मैं नोट कर दे रहा हूं, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें नए लाइन से लिखेंगे, यह भारत में, देखिए यह भारत में, हमारे देश की बात हुई, यह भारत में रिटेल पेमेंट, रिटेल खुदरा, यह भारत में रिटेल पेमेंट और और सेटलमेंट और सेटलमेंट का कार्य का कार्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। ठीक, तो यह भारत में रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट का कार्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। दैट्स मीन हम ऐसे कह लें जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने कह दिया, मान लो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ले रहे हैं, कल को आप विभाग में चले जाओगे, तो जैसे आप चले गए है ना, मान लीजिए आप जेई हो गए, तो आप जेई जिस भी विभाग में हुए, जैसे आपने कहा कि सर हम जेई हो गए मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में, लोक निर्माण विभाग में, तो जब पीडब्ल्यूडी में हो गए तो पीडब्ल्यूडी एक हमारा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पेमेंट होंगे, दैट्स मीन जितने भी कस्टमर से पेमेंट लिए जाएंगे, जितने भी है ना गवर्नमेंट के द्वारा पेमेंट आएंगे, या जितने भी हमारी सैलरी वगैरह हमारे पास तक आएगी, या हम जो भी खर्चा करते हैं, तो वो सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत होगा, जो भी है ना ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमारा ट्रांजेक्शन होगा, तो वो सारे ट्रांजेक्शन का जो पेमेंट होगा या उसका जो सेटलमेंट होगा, इस खाते से उस खाते में जाना, तो उस सब कौन देखता है, कौन करता है, उस सब काम को कौन इन्वॉल्व है, एनपीसीआई। तो जितने भी हमारे है ना, आप कह सकते हो रिटेल पेमेंट हो रहे हैं या सेटलमेंट हो रहे हैं, वो सारा काम इस समय सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनपीसीआई ही कर रहा है। ये डिसाइड कर दिया गया किसके द्वारा, तो हम देखेंगे किसके द्वारा डिसाइड किया गया, यह आरबीआई, देखो यह आरबीआई, आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम इसे कहते हैं। जितने भी बैंक हैं, बैंकों का बैंक आरबीआई है, इसका मतलब सभी बैंकों है ना मॉनिटर करने वाला या उनकी पॉलिसी को रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। तो आपने कहा यह आरबीआई और आईएबी, देखिए और आईएबी, आईएबी का पूरा नाम होता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन, इसमें सारे बैंक आते हैं,
ये बैंकों का एक एसोसिएशन बना है और उस एसोसिएशन में आपके जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों को रखा गया है और उन बैंकों को है ना हम कह सकते हैं कि उसी एसोसिएशन के तहत क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जाता है। तो हम लिखेंगे यह आरबीआई और आईएबी के द्वारा नियंत्रित होता है, के द्वारा कंट्रोल होता है या नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। तो यह आरबीआई और आईएबी के द्वारा कंट्रोल होता है। बात मेरी समझ रहे हैं ना? इसका मतलब एनपीसीआई को कंट्रोल करने का कार्य इंडियन बैंक एसोसिएशन का है और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, जिससे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोल सकते हैं एनपीसीआई भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के द्वारा कंट्रोल होता है। अच्छा, ये आया कब? तो हम बोलेंगे एनपीसीआई, एनपीसीआई को एक्ट 2000 के साथ अंतर्गत कार्य करता है। तो एक्ट, इसमें भी एक्ट बनते हैं 2007 में कार्य के लिए प्रारंभ होता है या कार्य के लिए लाया गया। दो हजार सात से कार्य के लिए लाया गया। तो हम एनपीसीआई के बारे में बोलेंगे, इसमें एक्ट 2007, एक्ट 2007 के तहत एक कार्य करता है। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं एनपीसीआई में, तो एनपीसीआई में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, हम लिख सकते हैं कि एनपीसीआई में इतना बहुत है। अब इससे ज्यादा हमसे नहीं पूछेगा। अगर एनपीसीआई क्या है, फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है एनपीसीआई, एनपीसीआई को कौन कंट्रोल करता है या किस एक्ट में या कब से काम में है, तो इतना आपने बता दिया। अब हेडिंग लिखते हैं बैंकिंग टूल्स। चलिए अब हेडिंग लिखते हैं बैंकिंग टूल्स या बैंकिंग एप्लीकेशंस। आइए थोड़ा सा हम एक नई हेडिंग लिखेंगे, हम लिखेंगे बैंकिंग टूल्स पब्लिक एप्लीकेशन। बैंकिंग टूल्स पब्लिक एप्लीकेशन। चलिए इस पे हम थोड़ा सा फोकस लेना चाहते हैं आप लोगों का। बैंकिंग फील्ड में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम आज बात करें तो आज बैंक को जो है डिजिटल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया और इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा है ना बैंकिंग पर आप कह सकते हो डिपेंड हो गए हैं। अब सारा काम देखो ऑनलाइन होने से आसानी भी हो गई है। लोगों को हम बोल सकते हैं ना कि लोगों के लिए सहूलियत, सुरक्षा, सिक्योरिटी भी थोड़ा सा ज्यादा है। इवन आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, मतलब आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे बैंकिंग फील्ड में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लिखते हैं आधुनिक समय में, आधुनिक समय में, आधुनिक समय में बैंकिंग फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में डिजिटल बैंकिंग को, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा, ये थोड़ा समय लग रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, साफ साफ लिखता हूँ। थोड़ी सी राइटिंग होनी बहुत जरूरी, अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरी राइटिंग वीक है। मैं कोशिश तो करता हूँ पर थोड़ा सा कामयाब कम हो पाता हूँ। को बढ़ावा देता है, को बढ़ावा देता है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। बैंकिंग टूल्स के अंतर्गत डिफरेंट प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा एनपीसीआई, उसी का एक बड़ा रोल था एनपीसीआई। फिर आपने देखा रूपे, अभी मैं इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हमने देखा नाच, फिर हमने देखा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, एपीएस, एपीबीएस,
एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, बीबीपीएस भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एनईटीसी एनईटीसी इत्यादि। एनईटीसी का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं रुपया। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रुपए। देखिए सबसे पहले हमने लिखा रुपए। हम हेडिंग लिखेंगे रुपए क्या होता है। यह प्लेटफॉर्म सभी कार्ड को नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, यह प्लेटफॉर्म सभी प्रकार के कार्ड को कंट्रोल करता है। बहुत डेप्थ में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि है ना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पर हम फोकस कर रहे हैं। अब उसमें भी देखो, आपने देखा होगा तमाम तरह के कार्ड आते हैं। रुपया कार्ड आता है, मास्टरियो कार्ड आता है, वीजा कार्ड आता है। तो इसमें बहुत डेप्थ में ना ले जाके मैं इतना बताऊंगा कि जो रुपए एक प्लेटफॉर्म है, यह सभी प्रकार के कार्ड को कंट्रोल करता है। अब इसमें कैसे कार्ड आप रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा सर क्रेडिट कार्ड हम रख सकते हैं, हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, या फिर हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड हम रख सकते हैं, या हम लोग प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं, प्रीपेड। आप उसमें पहले से पैसा रख लो और फिर आप उसे यूज करो, प्रीपेड कार्ड यूज करते हैं। या हम लोग गिफ्ट कार्ड हमें किसी भी बैंक से मिलता है तो हम गिफ्ट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि तमाम डिफरेंट टाइप के कार्ड्स हमारे पास हैं। क्रेडिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड हम यूज कर रहे हैं, प्रीपेड कार्ड हम यूज कर रहे हैं, गिफ्ट कार्ड हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, इन कार्ड को कंट्रोलिंग देने वाला कौन है? रुपए है। और रुपए कहाँ से है? तो आपने कहा बैंकिंग टूल से है। तो बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से, ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए हम चीजों को फोकस कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे नैच, या हम उसे बोलते हैं नच, NACH, नच। नच क्या होता है? इसका पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। इसका पूरा नाम होता है नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। ठीक है, देखो हमने लिख दिया है नच। तो नच को हम लोग कहते हैं नेशनल ऑटोमेटिक। देखो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, मतलब यहाँ कुछ क्लियरिंग हो रहा है। क्लियरिंग का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें आती हैं यहाँ पर और उसको क्लियर किया जाता है। अब वो क्या है थोड़ा सा लिखेंगे तो समझ में आएगा। यह ऑफलाइन बैंकिंग में यूज होता है। देखो यह ऑफलाइन, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, यह ऑफलाइन बैंकिंग में यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑफलाइन बैंकिंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह पेपरलेस होता है। देखो यह पेपरलेस होता है, पेपरलेस, जिससे हमें पेपर कम यूज करना पड़े। आप कहते हैं ना पेपर यूज करना भी कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि थोड़ा सा पोल्यूशन को बढ़ावा देना है, पोल्यूशन है ना। आप कहते हैं पोल्यूशन ज्यादा है तो उस चीज को, प्रदूषण ज्यादा है तो पोल्यूशन कम रहे, इसलिए पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए नैच नाम की संस्था इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही है डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंतर्गत। अभी और क्लियर कर रहे हैं क्या होता है। यह लोन के कंट्रोलिंग पर कार्य करता है। हम लिखेंगे यह लोन के कंट्रोलिंग पर, लोन के कंट्रोलिंग पर कार्य करता है। लोन के कंट्रोलिंग पर कार्य करता है, इसका मतलब समझ रहे हो ना। जैसे आप लोन लेते हो, ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया, तो जब भी आप लोन लोगे तो आपने लोन लिया तो लोन की एक ईएमआई बनेगी और उस ईएमआई पर क्या होगा, हमारा अमाउंट कटता रहेगा। तो ये सारी जो ईएमआई की कंट्रोलिंग होगी ये किसके तहत चलेगी? नैच के तहत। इसका मतलब इसमें आपका जो लेजर बनेगा, जो वहां पे रिकॉर्ड होगा, आपके खाते से किस डेट में पैसा कटना है, कब कटना है, उसका प्रॉपर मैसेज आपके पास आना जाना, ये सब नैच देखता है। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एक क्लियरिंग कराता रहता है कि हमारी ईएमआई आ रही कि नहीं आ रही, लोन अपडेट हो रहा है कि नहीं अपडेट हो रहा है, लोन पे लेजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
या लोन के अमाउंट रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस सारा काम कौन हैंडल करता है? नैच नाम का ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करता है, जो बैंकिंग टूल का एक टाइप है या डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंतर्गत हम इसे पाते हैं या वहां कार्य करता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को मैं खत्म करने वाला हूं। नेक्स्ट लिखेंगे एपीबीएस। एपीबीएस पॉइंट, इसका पूरा नाम होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। देखिए हमने लिखा है आधार, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। इसमें हम लिखेंगे नए लाइन से, यह प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसी और सरकारी योजनाओं में प्रयोग होता है। यह प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसी और सरकारी योजनाओं में प्रयोग होता है। सरकारी योजनाओं में प्रयोग होता है। तो आपने सीखा यहाँ पे कि एपीबीएस क्या होता है, तो फुल फॉर्म पहले सीख लो, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। यह प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसी और सरकारी योजनाओं में प्रयोग होता है, जो फाइनेंस, जो फाइनेंस को नियंत्रित करता है। यह फाइनेंस को नियंत्रित करता है, फाइनेंस को नियंत्रित करता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना? जैसे आपने कहा आजकल सरकारी योजनाएं क्या आ रही हैं, आजकल सरकारी योजनाएं क्या आ रही हैं बताओ? कोई एक योजना बताइए। जैसे आपने कहा मनरेगा आ रही है, आवास योजना आती है, दवा, दवा की योजना होती है, किसान की योजनाएं आती हैं। ये सब जितनी भी योजनाएं होती हैं, मनरेगा, आवास, दवा, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब इसी से है ना मैनेज होता है। मतलब यहीं पे एपीबीएस के थ्रू पेमेंट रिड्यूस किया जाता है, पेमेंट आपका दिया जाता है या काटा जाता है, या पेमेंट आपको है ना, आपको पेमेंट आपके खाते में डिपॉजिट किया जाता है। ये सारी योजनाएं एपीबीएस के माध्यम से मैनेज होती है। नेक्स्ट लिखेंगे एनएफएस। एनएफएस योजना की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इसे हम लोग बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। फुल फॉर्म जरूर याद रहे। यह प्लेटफॉर्म लिखिएगा, यह प्लेटफॉर्म भारत में, भारत में दूरस्थ, मतलब जितने भी दूरी की बात हो, दूरस्थ सभी एटीएम को, सभी एटीएम को कंट्रोल करता है। मतलब जितने भी हमारे एटीएम लगे हैं वो सब एनएफएस पे काम करते हैं, एनएफएस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। इसमें और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बीबीपीएस। बीबीपीएस, इसका पूरा नाम होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसका पूरा नाम लिखो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। यह प्लेटफॉर्म अप्रॉक्स 200 बिल, यह प्लेटफॉर्म लिख लीजिएगा, यह प्लेटफॉर्म अप्रॉक्स 200 से ज्यादा बिल पेमेंट को कंट्रोल करता है, बिल पेमेंट को कंट्रोल करता है। हमें पता है कि आज के समय में हम सभी चीजों का बिल ऑनलाइन जमा करते हैं, तो जितने भी बिल आपके जाएंगे, जैसे आजकल देखिए इलेक्ट्रिक बिल आप घर बैठे ही जमा कर सकते हो। जैसे आपने कहा गैस, आजकल गैस पाइपलाइन जहां लगा है उसका बिल आता है। हाउस टैक्स, अगर आपका मकान प्राधिकरण में है या निगम में है या
पंचायत में है तो आपका हाउस टैक्स आता है, वाटर। तो ऐसे तमाम बिल होते हैं, सभी बिल को जब आप पे करते हो तो बीपीएस नाम की ऑर्गेनाइजेशन वहां पे या बीपीएस नाम का प्लेटफॉर्म वहां पर कार्यरत होता है, उसे मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उस पर सुविधा रखता है या उस पर लेजर क्रिएट करता है। लास्ट है एनईटीसी। इसका पूरा नाम आपने लिखा था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। देखो हमने लिखा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। टोल समझ रहे हैं, यातायात से संबंधित है। जब हम किसी रोड पे चलते हैं तो हमें टोल पे करना पड़ता है। जब हम यातायात पर चलते हैं तो हमें टोल देना पड़ता है, तो ये आपका वहां काम करता है। तो हम लिखेंगे यह प्लेटफॉर्म टोल टैक्स को कंट्रोल करता है। अब टोल टैक्स आप समझ रहे हैं आज के समय में ऑनलाइन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कार में या अपने है ना व्हीकल्स में फास्ट टैग लगाते हो या उस पे बार कोड लगवाते हो या आप वहां पे क्यूआर कोड लगाते हो। इन सबको ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ध्यान रखना, यह आरफिड यह आरफिड RAFID आरफिड या रैफिड को कंट्रोल करता है। अब ये आप समझ रहे होंगे रैफिड क्या होता है, आरफिड क्या होता है, तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसे हम लोग बोलते हैं। रेडियो, पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें जैसे हमारा क्या आता है, जैसे एनिमल होते हैं तो एनिमल के कानों में आपने देखा होगा एक टैग लगाया जाता है उनकी गणना के लिए। या जंगलों में जो हमारे पेड़ होते हैं उसको कोई काटे नहीं तो ट्री टैग लगता है, मतलब उनकी पहचान बनी रहे। और उस पे एक डिवाइस दी जाती है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, और इसी फ्रीक्वेंसी को रैपिड क्या करता है, मैच कराता है, मतलब उनकी उपलब्धता बताता है कि ये चीजें अभी अवेलेबल है या ये मौजूद है। तो उसके लिए आरफिड नाम की टेक्नोलॉजी होती है। इसको भी हम लोग कंट्रोल करते हैं एनईटीसी से, है ना। एनईटीसी से अगर मान लीजिए उस पर कभी पेमेंट वगैरह कराना हो या उसको सेल आउट करना हो तो एनईटीसी के माध्यम से उस पर काम करते हैं। तो आई होप ये सारे चैप्टर आपके खत्म हो गए होंगे, ये सारे टॉपिक हमने खत्म कर दिए। तो अब क्या पढ़ना होगा, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए जो हमारे 3 चैप्टर नए हैं, जो बच्चे बैच में इस समय पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर नया था डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ये हमने खत्म कर दिया है। तो आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को हमने कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने में हमने 8 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, हम कह सकते हैं कि शॉर्ट तरीके से हमने मैक्सिमम अच्छे पॉइंट्स को कवर करके एक बेहतरीन आपको नोट्स दिया है। उस अगर आप इतना पढ़ के जाते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 3 मार्क्स गेन कर लोगे, जो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिनिमम। जो दूसरा चैप्टर हमारा है जिसके लिए आप लोग बोल रहे थे सर, दूसरा चैप्टर हमारा जो हमें जिसकी क्लास आपको देनी है, वो चैप्टर का नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ कि अब कल की क्लास में हम उसी को डिस्कस करेंगे। वो आपका फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी है। तो अब जो चैप्टर हम चालू करेंगे उसका नाम होगा फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ये काफी अच्छा चैप्टर है। यहां से भी आपके 2 से 3 मार्क्स क्रिएट होंगे। और जो तीसरा नया चैप्टर हमारे साथ आया है वो आपका है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और तो जो आपका तीसरा चैप्टर होगा वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल
उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। कहां पर भैया? इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और उसमें इंडिया ने क्या अचीव किया, इंडिया अचीवमेंट इन दिस फील्ड, इस पर हम लोग तीसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नए चैप्टर के साथ हम लोग जरूर जुड़ेंगे और वो चैप्टर काफी इंटरेस्टेड होगा, इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा और सीक्वेंस में आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको बैच लेना हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप किस नाम से मिलेगा? प्ले स्टोर में आप जाओगे, आप लिखोगे बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, और वहां पे हमारा बैच लगा हुआ है। 2 बैच आपको लेना है, एक सफलता बैच आपको परचेज करना है और एक फतह बैच। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो सफलता और फतह ये 2 बैच आप ले सकते हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सारे लेक्चर वहां पे सीक्वेंस ऑर्डर में हमें मिल भी रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।